he used to recite shlokas and mantras from the age of 2, and he has also written the Balmukhi Ramayan. Yeah. So I welcome Avi to Pariksha Parv 4.0, and let's get started. How about you introduce yourself? Yeah, so first of all, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और thank you to NCPCR for inviting me here. So I'm Avi Sharma and I'm an author, motivational speaker, youngest mentor of Vedic Maths, a programmer and an actor too. And my IQ is 161, which is more than Bill Gates, Albert Einstein and Stephen Hawking, and it's my honor to recently receive the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, and even I got a golden chance to talk to Honorable Prime Minister Sir. And as an author I have written Balmukhi Ramayan, and as a motivational speaker I go to schools and colleges and try to motivate students from my words, and as an actor I have worked with many famous channels and I have done many TV commercials and TV serials, and I have taught more than 200 students of India Vedic Maths and coding for free till date. And even as a programmer I have created my own voice assistant Madhav, which is more advanced than Alexa, and even I want to gift it to the Indian government under the Digital India mission also. All right, that's really great and very inspiring. So before we get started, Avi, I am Richa Dwivedi and I'm from New India Junction. So it is lovely that you are here talking to us about exams and everything else. So my first question to you will be, how do you handle exams? ओके तो जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं दे थिंक एग्ज़ाम्स यू नो एज अ नाइटमेयर. बहुत स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और एक्चुअली उसी का निवारण करने के लिए हमने ये जो परीक्षा पर्व शुरू किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मोदी जी जिन्होंने परीक्षा पे चर्चा जैसा इनिशिएटिव लिया, बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एग्जाम्स. और उसी की श्रृंखला में हम ये परीक्षा पर्व कर रहे हैं. मैं एग्जाम्स को एक पर्व की तरह ही लेता हूँ. जैसा कि एग्जाम वॉरियर्स बुक में मोदी जी ने फर्स्ट मंत्र दिया है कि एग्जाम्स आर अ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेट देम विद हैप्पीनेस. तो मैं भी एग्जाम्स को एक फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट करता हूँ और पूरे साल में एग्जाम्स आने का वेट करता हूँ. बेसिकली मेरा व्यू एग्जाम्स के तौर पर यही है. जैसे कि एग्जाम्स हम बोल सकते हैं कि फेस्टिवल्स में वी गेट आवर बेस्ट सेल्फ आउट. हमें समाज की बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखती हैं, और तो वैसे ही एग्जाम्स में भी हम अपना एक जो इनर बेस्ट सेल्फ होते हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं. लाखों स्टूडेंट्स आपके साथ ये एग्जाम्स देते हैं. तो जैसे कि त्योहारों में हम लोग अकेले नहीं होते और साथ फैमिली मेम्बर्स के जब हम लोग होते हैं तो मज़ा और ज़्यादा त्योहारों का बढ़ जाता है. वैसे ही परीक्षाओं में भी हम जब इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ दे रहे हैं, सो वी शुड फील वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट. और जैसे कि त्योहारों में की गई पूजा बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, परीक्षा में की गई पढ़ाई बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है. सो दैट्स माय टेक ऑन एग्जाम्स, दैट एग्जाम्स आर अ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेट देम विद होल हैप्पीनेस. दैट्स रियली गुड एंड वेरी इंस्पायरिंग. अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि सब मिल के जैसे त्योहार मनाते हैं वैसे एग्जाम्स देने चाहिए. तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल रहेगा आपसे. डज मगिंग अप हेल्प? I mean, a lot of students they resort to mugging up कि चलो मिल के अगर याद नहीं हो रहा तो हम रट लें. आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, बहुत सारे इवन सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे ट्राई टू मग अप. और मगिंग अप आजकल बहुत स्टूडेंट्स ने अपनी हैबिट बना ली है कि अगर हमको आंसर समझ में नहीं आ रहा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, सो लेट्स मग अप द होल थिंग. बट अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि मैं भी
मग अप करने से आपका ये एग्जाम या ये सेमेस्टर तो निकल जाएगा, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द लाइफ। बट अगर आप एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि अगर मैं मगिंग अप करने की जगह जो टाइम है मेरे पास वो इस कॉन्सेप्ट को समझने में, अच्छी तरीके से समझने में लगाऊं, तो आपकी आगे की पूरी लाइफ सुधर सकती है। बिकॉज मोदी जी सेज दैट नॉलेज इज परमानेंट एंड परस्यू इट, कि ज्ञान स्थायी है, आप उस पे अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आगे जाकर आपसे ये कोई नहीं पूछने वाला कि आपके मार्क्स कितने हैं। लोग आपकी फील्ड में आपकी नॉलेज देखते हैं। अब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या आपके सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए थे, नहीं ना। लॉयर से उनकी डिग्री पूछते हैं क्या, नहीं। हम खाली ये देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है और उनका वर्क कितना अच्छा है, और दैट ओनली कम्स व्हेन यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। सो मगिंग अप may be a temporary solution, maybe it seem nice for some time, but in a larger run it would turn out very very bad. So मेरा सारे स्टूडेंट्स को यही एक मैसेज है, डोंट मग अप। जितना भी टाइम है उसमें ट्राई करो कि एक कॉन्सेप्ट को आप समझ सके। आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, सो वी कुड डू दैट वेरी एफिशिएंटली, वेरी नाइसली। अभी आपने हमें टाइम के बारे में बताया कि जितना भी टाइम है रटो मत, समझो। दैट इज आई थिंक अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम सब ने कहीं ना कहीं रटने की कोशिश जरूर की है। सो टाइम से जुड़ा हुआ एक सवाल, अगर सिलेबस खत्म ना हो टाइम पे तो हम कैसे मैनेज करें? ओह यस, यू नो मेनी स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर होता है, और किसी टाइम पर मेरे लिए भी था कि यार एग्जाम्स हैं, सो बहुत ज़्यादा कभी सिलेबस ख़त्म नहीं होता था और खाली 1 या 2 दिन बचे होते थे एग्जाम्स के लिए। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। पहले आपको अपनी जो बुक है उसका पहले आप इंडेक्स खोल लीजिए और उसमें आप देखिए जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से आप ये देखिए कि आपको सबसे बेस्ट कौन से आते हैं और किसमें आपको ओके नॉलेज है और कौन से आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। उन पर आप उन साहब से टिक लगा लीजिए। जो सबसे ज़्यादा अच्छे से आते हैं आप उनको सबसे पहले रिवाइज करें, उनको सबसे ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि आप देखिए अगर आप सब टॉपिक्स पर इक्वल टाइम देने लगेंगे तो आपको एग्जाम्स में दैट वुड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि सपोज मुझे हर चीज में आधी नॉलेज हो जाएगी, जो चैप्टर्स मुझे नहीं आते थे उसमें भी मुझे हाफ नॉलेज रहेगी और जो आते थे उनको भी मैं ठीक से रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। सो यहाँ पर मेरे मार्क्स टोटली बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। बट अगर मुझे क्वेश्चंस आते हैं, जो मतलब मुझे सब्जेक्ट्स आते हैं, जो चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं, उन पर मैं ज़्यादा फोकस अगर कर लूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। उनमें मुझे ये रहेगा कि एटलीस्ट इन सारे चैप्टर्स में मैं फुल स्कोर कर सकता हूँ। और ऐसे ही आप टाइम डिवाइड कीजिए, जिसमें जितना आपको पता है उतना ज़्यादा ही उसमें रिवाइज कीजिए और उस हिसाब से फिर मुझे जो ओके वाले चैप्टर्स हैं उनमें थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है जो आपको मतलब बिल्कुल भी बहुत कम नॉलेज है उनको बहुत कम टाइम दीजिए। बट ये है, पढ़ना सारी चीजें हैं, बस टाइम का डिफरेंस है कि किसको कितनी देर में और कैसे रिवाइज करना है। All right, so before we move on, a number of people are watching us live on Doordarshan and NCPCR's YouTube channel and on NIJ as well. So before we start taking in questions, I would like to ask you, you have written the Balmukhi Ramayana. जी. What was the inspiration behind writing, like, behind attempting writing a version of Ramayana? Yeah. What brought you there? I can actually understand what's your question, because ये होता है कि इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि आज के ज़माने में रामायण लिखना। सो बेसिकली इसकी इंस्पिरेशन मेरे लिए कहीं ना कहीं मोदी जी रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने, जब हम सभी को पता था लॉकडाउन 2020 में जब रामायण प्रसारित उन्होंने करवाई, सो मैंने जब रामायण देखी मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला। हाउएवर मैंने रामायण को पहले भी सुना था, उसका श्रवण किया था, पठन भी किया था, परंतु जब मैंने रामायण को देखा आई गॉट सो मच इंस्पायर्ड, क्योंकि नॉलेज कहा जाता है ना, वैल्यूज एंड नॉलेज आर बेटर कॉट नॉट टॉट। सो नॉलेज में देखकर उससे ज़्यादा सीखा और इसलिए मेरे मन में लगने लगा कि यार
मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि भगवान श्री राम की जो कथा है वह घर घर पहुंचे, बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि यूथ के माइंड से ये जो कथा है यह लुप्त होती जा रही है। सो इसीलिए ही फिर एक दिन यू विल बी शॉक्ड, मेरे स्वप्नों में माता सरस्वती आई और उन्होंने मुझे इस रामायण का पहला छंद दिया, एंड मेकिंग दैट द बेस, अगले दिन मैंने उस छंद को मूल बनाकर अगले 50 छंद मैंने पेन किए, एंड आफ्टर 7 डेज मैंने पूरी जो रामायण थी इन 7 डेज मैंने कंप्लीट करी इन 250 छंद। वाओ, दैट्स एक्चुअली ऑसम। एंड अभी आपने स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन में हमें एक बात बताई थी कि आप कोडिंग भी सिखाते थे ऑनलाइन एंड वैदिक मैथ सिखाते थे। तो सिंस आपने ऑनलाइन ये किया, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू द रोल ऑफ technology when we are talking about exams and learning? बिल्कुल, सो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा है कि टेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सो टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी का रोल जहाँ तक बात है पढ़ाई में, तो इसके देखिए 2 पहलू हो सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को अच्छे वे में भी यूज़ कर सकते हैं और बुरे वे में भी। अब जैसे कि मैं बात करूँ पढ़ाई की, तो पुराने ज़माने में, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द एरा ऑफ माय मदर्स एंड फादर, तो उनके टाइम पर आजकल के स्मार्ट बोर्ड्स, ऑनलाइन स्टडी ऐसा कुछ नहीं था। अगर उनको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जा रहा था तो खाली बोर्ड पर एक नॉर्मल सा डायग्राम बना दिया जाता था। बट आज अगर हमको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो ऑनलाइन इतने वीडियोस हैं जो पूरा बताते हैं कि कैसे अर्थ का रोटेशन होता है उसके एक्सिस पर, देन रिवॉल्यूशन होता है अराउंड द सन, बाकी प्लैनेट्स कैसे आसपास चलते हैं। सो टेक्नोलॉजी ने आजकल पढ़ाई को इतना ज़्यादा आसान कर दिया है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, कोई टॉपिक अगर हमें क्लास में सपोज नहीं समझ में आता, ऑनलाइन इतनी चीज़ें हैं कि हम लोग उस टॉपिक को आसानी से न्यू एनिमेशंस के साथ बहुत आसानी से सीख सकते हैं। परंतु कहीं ना कहीं अगर आप टेक्नोलॉजी को बुरे वे में यूज़ करेंगे सो दैट कुड बी डिस्ट्रैक्टिंग, कि आप पूरे समय सोशल मीडिया पर रहें, सो वो आपका पढ़ाई से ध्यान हटा भी देती है। सो टेक्नोलॉजी का मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रोल यही है कि वो आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बट if you use it in a bad way that could be very 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 much distracting। so मैं यही कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा ये रिसोर्स है, इसको यूज जरूर करें बट लिमिट में, क्योंकि अति कोई भी चीज की अगर हो जाती है so that's not good। Alright, so Avi, as you must have realized, is a very confident speaker, and in relation to this we have our first question that has come from Amit. Okay, Amit from Lucknow asks, how to build self-confidence? Okay, how to build self-confidence। So पहले तो हामिद भाई हेलो। और जहाँ तक बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे 2 वेज में हो सकता है। एक तो स्पीकिंग में, जो एक मैं अच्छा स्पीकर हूँ तो आप लोग कह रहे हैं आई एम गुड ओरेटर, तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और दोनों जगह मैं कहूँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो पहले तो आप प्रिपरेशन करें, अगर इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, सो उसके लिए प्रिपरेशन करें, बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, एंड विद अ टाइम यू विल बिल्ड अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जहाँ तक बात है पढ़ाई की, तो पढ़ाई में बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। और अमित भाई मेरे साथ भी ऐसा होता था दैट मैनी टाइम लाइक आई वाज नॉट सो कॉन्फिडेंट, मुझे आता है या नहीं आता है। एट दैट टाइम मेरी मदर, शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर, वो रह चुकी हैं, तो वो मुझे एक बहुत अच्छी उन्होंने बात कही कि देखो अगर आप पूरे चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो फिर आपको कहीं से भी वो पूछ ले आपको जवाब आएगा। इफ सपोज आपके सिलेबस में 10 चैप्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में आ रहे हैं, सो अब आपको ये पता है कि उन 10 चैप्टर्स के बाहर का तो कुछ आने नहीं वाला है। सो अगर आप उन 10 चैप्टर्स को भी पढ़ लें और फिर एक बार को क्वेश्चन आंसर्स को भी थोड़ा कम रिवाइज करें, सो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज मैंने क्या कहा, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का क्लियर हो जाता है, सो फिर उसमें आपको कैसे भी चाहे
घुमा के पूछ लें, सर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लें, आप बिल्कुल अच्छे से जवाब दे पाएंगे। और जब आपके पास आपको ये रहता है ना कि मैंने पूरे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और इसके बाहर का तो अब कुछ नहीं आने वाला, यानी कि अब एग्जाम में जो पूछेंगे मुझे उसका जवाब आता है, सो ये अपने आप में ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर ला देता है, या यस मुझे सब कुछ आता है, आई कैन डू एवरीथिंग। अभी इससे जुड़ा मेरे पास एक और सवाल है आपके लिए, सिंस आपने चैप्टर्स की बात की, हाँ। अगर किसी को भी सारे कुछ चैप्टर्स हमेशा ऐसे होते हैं जो याद नहीं रह पाते, तो अगर हमने पढ़ लिया, यू नो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स, तो पढ़ा याद नहीं रहा, तो शुड दोज चैप्टर्स बी लेफ्ट और व्हाट इज टू बी डन? यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल है, और ये ना मेरे साथ हुआ है। और आप तो चैप्टर्स की बात कर रही हैं, मुझे पूरे मैथ सब्जेक्ट से डर लगता था, मतलब लाइक नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, आई एम अ स्कूल टॉपर, मैथ भी मैं कर लेता था, बट यू नो कहीं ना कहीं एक डर रहता था कि कोई पूछे आपका लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, दैट वाज ऑलवेज द आंसर वाज ऑलवेज मैथ्स। बट 2 साल पहले मैंने वैदिक मैथ्स पढ़ा और फिर मैंने पढ़ाना भी शुरू किया, और उससे मेरा मैथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब मैथ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। क्लास में सबसे पहले मेरा जवाब आता है, और एग्जाम में भी इस बार भी 40 आउट ऑफ 40 मैथ्स में। सो दैट्स द थिंग। और इसके लिए एक टेक्निक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि लीस्ट चैप्टर्स आपको आए, उसके लिए एक टेक्निक है, द फेनिमैन्स टेक्निक। अब फेनिमैन्स टेक्निक क्या होता है? फेनिमैन कहते हैं कि जब आपके पास कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं आ रहा है, तो पहले उसे खुद एक बार पढ़ें और फिर दूसरों को पढ़ाएं। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके पेरेंट्स को आप बताएं, अपने सिबलिंग्स को वो बताएं, अपने किसी फ्रेंड के सामने वो पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करें और ऐसे समझाएं कि उनको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, एक एक स्मॉल डिटेल बताएं। और बताते समय जहां भी जिस टॉपिक पे भी आप उस टॉपिक के जिस भी सब टॉपिक पर आप अटक जाते हैं या जिसमें भी आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, अभी वही रुक जाए, वापस जाकर उस पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज करें और वापस आके उनको समझाएं। तो ऐसा तब तक करते रहे, शुरू से स्टार्ट करना है आपको, और ऐसा तब तक करते रहे जब तक आप उस टॉपिक को पूरा फ्लो में, उस चैप्टर को पूरा फ्लो में नहीं समझा देते। और ये टेक्निक, इसको कहा जाता है दैट इट कुड you could use this technique to learn anything in the world, यानी कि आप कुछ भी लर्न कर सकते हैं in the shortest time। So ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा फेनिमैन्स टेक्निक यूज करें, क्योंकि वैदिक मैथ्स भी आप देखिए मैंने पढ़ लिया था, आई वाज नॉट सो क्लियर, बट जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, मुझे इतना ज्यादा क्लियर हो गया। कहीं कहीं जब मैं भी अटक जाता था, और कभी क्या होता है कि हम लोग किसी टॉपिक पर अटक जाते हैं, वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश, तो हमको लगता है कि यार चलो इसको छोड़ देते हैं, बाद में समझ लेंगे। बट पढ़ाने में ऐसा नहीं होता, पढ़ाने में स्टूडेंट सवाल करते हैं, सो यू हैव टू बी क्लियर विद एवरीथिंग। सो मैं उतना ज्यादा क्लियर हो गया वैदिक मैथ्स में, तो मेरा मैथ्स ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि हम यार दूसरों को क्यों बताएं अपनी नॉलेज। तो ऐसा कहा जाता है कि नचोरहार्यम नचराजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते वनित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधान। यानी कि विद्या को आप जितना बांटोगे ना उतना बढ़ता है। तो ऐसा बाकी धन क्या होता है, जितना बांटते उतना कम होता है, विद्या जितनी बांटोगे उतनी ज्यादा बढ़ती है। अब एक बार मैंने बहुत अच्छे, मतलब कई बुक्स के टीचर ने एक टॉपिक दिया था, होमवर्क ही दिया था एक्चुअली नोट्स बनाने का। सो बहुत सारे उन्होंने वहाँ पे हमको मैंने बहुत सारे बुक्स से रेफरेंसेस लिए और बहुत सारे मैंने टॉपिक्स को देखा और बहुत अच्छे अपने नोट्स बनाए। एंड देन माय फ्रेंड आस्क्ड कि यार तुम मुझे अपने नोट्स दे दे, और उस समय मैंने उसको मना कर दिया। और फिर मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने क्यों मना किया उसको, तुम दे देते नोट्स। मैंने कहा कि मैंने तो इतनी मेहनत से नोट्स बनाए, अब मेरी मेहनत का फल मैं किसी और को क्यों दूं। मम्मी ने कहा तू एक बार देकर तो देख। तो व्हेन आई गेव हिम माय नोट्स, तो उससे मैंने देखा कि बाद में मुझे ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ। सो पढ़ाई आप जितनी बांटोगे ना उतनी ज्यादा ही बढ़ती है। That is, I think that is a very good learning, that when you share your knowledge, it
increases, and what better example than Avi himself, who's right here with us. Avi, we have another question that has come in from Vineet from Chandigarh. He has asked, how can one stop overthinking during exams? ओके, यस, तो एग्जाम्स में विनीत भाई, ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी होता था कि एग्जाम्स में इतने सारे सवाल घूमते रहते हैं। जब आप एग्जाम लिख रहे होते हैं तब आई एम श्योर यू कुड रिलेट विद इट कि ऐसा होता है कि यार अगले क्वेश्चन में क्या करूंगा, इसके बाद वाले पेज के क्वेश्चंस में कैसे लिखूंगा, और पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स का रहेगा, बहुत सारी चीजें अगले पेपर में क्या आएगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। इवन पढ़ाई करते समय भी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो उसके लिए मैं एक तरीका बताऊंगा ओवर थिंकिंग स्टॉप करने का, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन एंड योगा, मोदी जी ने भी इस बुक में इसके बारे में लिखा है कि मेडिटेशन एंड योगा आप कर सकते हैं। जब आप ध्यान करेंगे ना, एकाग्र जब आप रहेंगे, तब उससे काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, कह सकते हैं हम, क्योंकि ओवर थिंकिंग उस समय क्या होता है जब हम ध्यान करते हैं, उसका आप पूरी विधि जब पढ़ेंगे तो उस समय पहले सारे विचारों को अपने मन से कुछ समय के लिए हमको हटा देना होता है और एक जगह हमको ध्यान केंद्रित करना होता है। जब आप ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो जब आप ध्यान रेगुलरली करने लगेंगे, योगा का अभ्यास आप रेगुलरली करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड एक जगह फोकस रहेगा और मन इधर उधर ज्यादा भटकेगा नहीं, माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, दूसरे विचारों में आपका नहीं जाएगा। और मोदी जी एक और मंत्र देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट प्रेजेंट इज द बेस्ट प्रेजेंट ऑफ गॉड, यानी कि प्रेजेंट भगवान का सबसे अच्छा प्रेजेंट है, यानी कि गिफ्ट है। तो हमेशा प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि हमारा माइंड क्या हमेशा या तो पास्ट के ग्रजेस या पास्ट की चीजों को सोचता रहता है या फिर फ्यूचर की एस्पिरेशंस को देखता रहता है। नहीं, अगर आप वर्तमान पर फोकस करेंगे, क्योंकि आज आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप आज अच्छा कर लेंगे तो आपका पूरा आगे वाला भविष्य सुधर सकता है। सो इसका यही तरीका है, एक तो ध्यान कीजिए, और ये जो बुक है इसमें इतने अच्छे मंत्र हैं। सो वर्तमान में जिए हमेशा आप। That's a great learning. वर्तमान में हमेशा जिए। Now वर्तमान में a lot of students कंपेयर themselves, ठीक है, आपस में, मेरे फ्रेंड ने मुझसे ज़्यादा अच्छा किया एग्ज़ाम में, या मेरे क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जिससे मैं इंटिमिडेटेड फील करती हूँ कि उसे सब आ जाएगा, वो पन्नों पे पन्ने फिल करते रहेंगे एग्ज़ाम में और मैं बैठ के देखती रहूँगी। तो दिस इज़ like, you know, this is a question from Aman from Varanasi, who has asked, students always compare themselves with other students. So, how does one overcome this? ओके, सो अमन भाई, अगर आप कभी भी ऐसा फील करते हैं ना, सो आप एक चीज़ दिमाग में रखिए, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। मैं कहना चाहूँगा कि आप, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी कि भगवान ने आपको सबसे बेस्ट बनाया है। और जहाँ तक बात है कंपेयरिंग की दूसरों से, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी पेरेंट्स और कभी तो हम खुद ही अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, कभी कभी compete करते हैं कि यार मुझे इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना है, या फिर मुझे इस स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। नहीं, आप पढ़िए। जब मैं एग्जाम वॉरियर को काफ़ी ज़्यादा, मैंने खुद ने इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेक्शंस लिए हैं। सो उसमें एक वर्ड है, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, अनुस्पर्धा करनी है। कभी भी हमें दूसरों से मुकाबला हमारा नहीं होता, क्योंकि आगे आने वाले जीवन में दूसरे नहीं रहेंगे, आप रहेंगे। तो दूसरों से आपका कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, अनुस्पर्धा हमें करनी है कि खुद से हमें हमेशा बेहतर बनना है, क्योंकि दूसरों से हमें मतलब नहीं है। आगे जाके जीवन किसको जीना है, हमको जीना है। सो खुद से ही आप प्रतिस्पर्धा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप सचिन तेंदुलकर जी हैं, वो खुद के ही कितनी बार अपने रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। हमें खुद के ही हमेशा रिकॉर्ड तोड़ते हैं, दैट्स द थिंग।
तो कभी भी दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, अनुस्पर्धा कीजिए कि इस बार मुझे खुद से ही बेहतर बनना है। अब मैं भी हमेशा यही करता हूँ कि जैसे कि पिछले सेमेस्टर में मुझे था कि दिस टाइम मुझे 96% स्कोर करना, और उस टाइम 96% आए भी, बट मुझे अब मैंने क्या लक्ष्य बनाया कि नहीं, अब 96% आ गए हैं, अब अगली बार मैं 98% लाकर दिखाऊंगा। यानी कि मैंने ये नहीं कहा कि अगली बार मैं उससे ज्यादा मार्क्स लाकर दिखाऊंगा, नहीं, अगली बार मैं खुद से ज्यादा मार्क्स लाकर दिखाऊंगा। सो इस साल मैंने उससे ज्यादा ही स्कोर किया, आई स्कोर समथिंग अराउंड 97। सो ये चीज रहती है कि हमेशा खुद से जब आप स्पर्धा करेंगे ना, तो आप खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ते जाएंगे, और आने वाले समय में दिस वुड प्रूव वेरी नाइस। तो हमेशा खुद से स्पर्धा करें और ये माने कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मुझे जो टक्कर दे सकता है वो मैं खुद ही हूँ, तो मुझे और कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। तो इसलिए हमेशा ही खुद के ही आप रिकॉर्ड जब तोड़ेंगे ना, तो उसमें एक जो खुशी है ना, वो और किसी को हराने में है ही नहीं। ओके, सो खुद से compete करें एंड दूसरों से compete ना करें, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग फ्रॉम अवी। नाउ एक सवाल मेरा आपसे इसी से जुड़ा हुआ रहेगा, हाउ डू यू डील विथ पेरेंट्स व्हेन दे सिंसियरली कंपेयर अस विथ अदर फ्रेंड्स? ओके, तो ऐसा बहुत बार होता है कि पेरेंट्स हमें कंपेयर कर देते हैं दूसरों से। तब हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, पेरेंट्स जब हमको कंपेयर करते हैं ना, सो मैं पेरेंट्स को यहाँ पे कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स की कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर पेरेंट्स को मैं यह सेम चीज़ समझाना चाहूँगा कि देखिए, हमेशा अपने जो चाइल्ड है उसमें विश्वास रखिए, क्योंकि आपके हर बच्चे में एक दूसरी क्वालिटी होती है। मे बी अब जैसे कि बहुत लोग बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि शर्मा जी के लड़के की तरह बनो, इवन बहुत लोग, मतलब पेरेंट्स, मेरे दोस्त आके बोलते हैं यार अभी मेरे मदर फादर मुझे तुझसे कंपेयर करते रहते हैं। तो मैं सारे ऐसे पेरेंट्स को एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपका बच्चा बेस्ट है, योर चाइल्ड इज द बेस्ट, आपको और किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए, भगवान ने हम सभी को क्रिएट किया है, तो उसके क्रिएशन में, ईश्वर के क्रिएशन में कोई गलती तो नहीं हो सकती ना। तो देखिए, आपके चाइल्ड में, हर बच्चे में एक ना एक कोई यूनिक क्वालिटी तो होती ही है, और वो किसी और बच्चे में कतई नहीं हो सकती है। तो आपका जो चाइल्ड है, में भी पढ़ाई में उतना अच्छा ना हो, पर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा हो, या उसमें अच्छा नहीं हो, तो पेंटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो आप ऐसे कंपेयर मत कीजिए। क्योंकि किसी ग्राउंड्स पर अगर वो किसी से थोड़ा सा पीछे है, तो बाकी ग्राउंड्स पे वह उस इंसान से काफी ज्यादा आगे रहेगा। तो हम खाली हम एकेडमिक्स का ही लेकर चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को एकेडमिक्स में फोकस नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए, अनुस्पर्धा हमेशा करती रहनी चाहिए, परंतु जो पेरेंट्स के लिए मैं तो यही कहूंगा कि ऑलवेज आप देखिए, एवरी चाइल्ड हैज ए यूनिक क्वालिटी एंड इट्स योर ड्यूटी टू एनरिच इट। आप उसको एनरिच करें, ताकि, क्योंकि आप अगर कंपेयर करेंगे ना, तो बचपन से ही फिर बच्चे के दिमाग में भी यही रहेगा। और मैं एक चाइल्ड होके ये समझ सकता हूँ कि क्या बीतती होगी कि मैं तो अपने आप को ही वो डीमोटिवेशन आ जाता है कि यार मैं इससे अच्छा नहीं हूँ, मैं इससे अच्छा नहीं हूँ। तो उससे काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड की साइकोलॉजी पर असर पड़ता है। सो मैं हमेशा यही कहूँगा कि कंपेयर ना करें, योर चाइल्ड इज़ यूनिक। I hope all the parents out there have taken note of everything that Avi said just now. Now, a lot of questions are pouring in. We have a question from a parent. He says, this is Vijayaran from Bangalore. He says, my daughters are studying in elementary private school. Now, ever since these online classes have started, children seem to be more lazy and inactive. There is a need to engage children in more interactive manner. Please share some tips. Okay, तो सर ऐसा बहुत बार होता है। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वह बहुत ज़्यादा, कभी स्टूडेंट्स लेजी हो रहे हैं, कभी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, ये आपका मामला ऑनलाइन या ऑफलाइन का नहीं है, वो बात है फोकस का, कि पढ़ाई में कितना ज़्यादा हमें फोकस करता है। सो जहाँ तक बात है कि और किन एक्टिविटीज़ में आप उन्हें एंगेज कर सकते हैं, सो
पहले पढ़ाई के अलावा आप उन्हें ऐसे कोई को करिकुलर एक्टिविटी, कोई नई स्किल आप उन्हें सिखा सकते हैं। और फोकस हम स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन, अब ये समझिए कि देखिए मैं घर पे हूँ, भगवान का मेरा इतना बड़ा भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो क्यों ना अब जब क्लासेस, हमें स्कूल जाना नहीं पड़ रहा है, उतनी धूप में इतना बड़ा बैग लेकर हमको जाना नहीं पड़ रहा है, मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, सो व्हाई नॉट इन ऑनलाइन क्लासेस को जितने दिन है आप उनको सीरियसली लें। बिकॉज आप देखिए मेरी मम्मी क्या कहती है, कभी कभी बच्चा तो मैं भी हूँ, अब मैं भी कभी कभी थोड़ा लेजी हो जाता हूँ। सो मेरी मम्मी एक बात मुझे कहती है कि देख बेटा, अभी तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टडीज हो रही है, बट बाद में तुम जब बाहर के वर्ल्ड में जाओगे ना, वो ये नहीं देखेंगे कि 6th और 7th में तुम्हारा ऑनलाइन था, वो खाली तुम्हारी स्किल्स देखेंगे। तो इस उसमें अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, अगर आप पढ़ाई से थोड़ा लेजी हो जाते हैं, सो उसमें आपकी आगे आने वाली चीज़ों पर, आपकी स्किल्स पर बहुत ज़्यादा, आपकी नॉलेज पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। और आगे जाकर तो आपकी नॉलेज ही देखी जाएगी, ये नहीं कि आपने ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस देखी थी। तो मेरा यही मैसेज है कि ऑनलाइन क्लासेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। और जहाँ तक बात है बाकी एक्टिविटीज़ की, सो ऑनलाइन आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं। और देखिए मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन आजकल बहुत सारी वेब सीरीज ऑन मेनी OTT प्लेटफॉर्म्स चलाई जा रही हैं। सो वेब सीरीज देखने के अलावा ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको कोई नई स्किल सिखा रहे हैं। और मैंने ही बहुत लोगों को देखा है कि वो कोई नई स्किल ऑनलाइन, जैसे कि हम कोई यूट्यूब से सीख सकते हैं कोई नई स्किल, और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो एक नई स्किल हम लोग यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। आप इसमें जैसे कि कोडिंग हुआ, वैदिक मैथ्स हुआ, या फिर ड्राइंग, स्केचिंग, जो भी आपको नहीं आता है वो आप ऑनलाइन बैठकर सीख सकते हैं। अब जैसे कि कोडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, आई डिडंट न्यू कोडिंग, सो मैंने ऑनलाइन जाकर देखा, सो आई फाउंड मेनी रिसोर्सेज। और पाइथन जो मैंने बनाया है माधव, वो मैंने कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर बिल्कुल नहीं बनाया है। हाँ, वो अलग बात है कि अभी आई एम सर्टिफाइड नाउ बाय गूगल, सो मुझे गूगल से सर्टिफिकेशन अभी मिल चुका है, बट उस समय आई डिडंट इवन स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन इट। मैंने सब चीज़ ऑनलाइन ही लर्न की और ऑनलाइन ही बनाया। सो कंप्यूटर पर ऑनलाइन गेम खेलने के बजाय कंप्यूटर पर आप कोई प्रोग्राम बनाइए, उसी टाइम को सफिशिएंटली और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगा पेरेंट्स के लिए एंगेजिंग एक्टिविटीज़, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए बच्चों के साथ, क्योंकि अभी भी होता है कि बहुत बार पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम की वजह से भी टाइम नहीं दे पाते, बट जितना अभी कुछ ही समय है, जितना हो सके उतना आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि उनको पुरानी कहानियां सुनाए, पुरानी चीज़ों के। अब जैसे कि बहुत बच्चों को आजकल यही नहीं पता कि गुल्ली डंडा क्या होता है या सतोरिया क्या होता है, बट आई नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मेरे मदर फादर ने मुझे बताया और नीचे ग्राउंड में मेरे साथ ये सब खेला भी, बिकॉज वी हैव सो मच टाइम। सो इन एक्टिविटीज़ में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में आप लोग उन्हें एंगेज रख सकते हैं। और इससे चाइल्ड का ये जो टाइम है ना, इतना हमारे पास गोल्डन टाइम में इसे कह सकता हूँ, वो एक अच्छे वे में यूज होगा। That's a great those are some great tips from Avi. Now we have a lot of questions pouring in. The next one is from Anjali from Ghaziabad, and she's asking how to stay away from distractions. ओके, सो ऐसा बहुत टाइम होता है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि सपोज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एकदम से मेरे फ्रेंड का मैसेज आ जाता है कि लेट्स कि हम लोग चल कहीं बाहर चलते हैं, या पढ़ाई करते करते कभी मन करता है कि यार चलो बर्गर खाते हैं। यार बहुत सारे बार माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। और मेरे स्टूडेंट्स कैन रिलेट विद मी कि अरे किसी नई मूवी का ट्रेलर आ गया, चलो बहुत सारी चीज़ें अभी स्टूडेंट्स, क्योंकि जब यंग एज में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होता है, बट उसका ये खाली आज के ज़माने की प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 5000 साल पहले भी सेम प्रॉब्लम थी। अब अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड में थे, तब उन्होंने भी कृष्णा जी से, जब गीता बोल रहे थे कृष्णा जी, तब यही पूछा। वह 6 अध्याय के 14वें श्लोक पे कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति बलवज्रडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुर्लभम।
दुष्करम, यानी कि भगवान मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत पूरे समय उछलता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, मैं एक बार को अपने तीरों से हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका कुछ उपाय बताएं। वो कृष्णा जी से पूछ रहे थे। तो अगले श्लोक में फिर कृष्णा जी रिप्लाई करते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी कि हाँ मैं मानता हूँ महाबाहु कि मन बहुत ज्यादा चंचल है, बट इसको दो वे से कंट्रोल किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। लेट्स फर्स्ट कम ऑन अभ्यास, यानी कि दो चीजों का अभ्यास। पहले तो जो मैंने ओवर थिंकिंग वाले में कहा, ओवर थिंकिंग को छोड़ के आप ध्यान लगाइए, ध्यान पर आप जितना फोकस कर सकते हैं आप कीजिए, ध्यान लगाइए, उससे बहुत ज्यादा मन को इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होने से बचाने का ध्यान। और दूसरा, आप जिस कार्य में फोकस कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा अपना मन एकाग्र कीजिए उसमें, क्योंकि जब आप मन एकाग्र करते हैं, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे मन फिर बहुत कम होते हैं चांसेस कि वो इधर उधर भटकने लगे। और दूसरा जो मोस्ट इफेक्टिव है, जो अभ्यास को कहीं ना कहीं और ज्यादा पावरफुल बना देता है, विच इज वेरी पावरफुल इटसेल्फ अकेले भी, वो है वैराग्य। अब वैराग्य का मतलब बहुत लोग क्या समझते हैं कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, बहुत लोग इसका यही मतलब समझते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पर कृष्णा जी का वैराग्य से क्या मतलब है? डिटैचमेंट। कृष्णा जी का मतलब है डिटैचमेंट, यानी कि जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, उससे थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाओ। अब जैसे कि मम्मी हमको क्यों बोलती है एग्जाम्स के समय कि बेटा टीवी थोड़ा कम देखो, तो दैट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि टीवी हमको कहीं ना कहीं या कोई और चीज हमको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। सो ऐसा कीजिए कि सपोज आपको 2 घंटे अभी पढ़ाई करनी है, या 1 घंटे आप मान लीजिए मुझे पढ़ाई करनी है, तो 1 घंटे फोन को कहीं दूर जाके आप कहीं लॉक कर दीजिए और की कहीं दूसरी जगह छुपा दीजिए। तो आपके मन में अगर ख्याल भी कभी आएगा ना, सब रेजिस्ट कर देंगे कि यार नहीं, इतने देर में तो कौन वहां पे जाके फोन लेगा। सो दैट्स द थिंग कि जितना भी है ना, आप उन सारे अपने माइंड में जितने भी ख्याल हैं, वैराग्य से उनको दूर कर दीजिए, उनसे डिटैच हो जाइए जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। फिर एक बार पढ़ाई हो गई, आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, उसमें जाके चेक सम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड ऑल, एंड देन अगेन फिर से लॉक कर दो, चाबी छुपाओ, अगेन डू द सेम थिंग। That's a great idea. Actually, I think had I known of something like that, I would have totally done. But now that students know it from Avi, I think it is a great learning. So, Avi, I will have another question for you. This is regarding the internet, okay? So, suppose students are studying something on the internet and there are a lot of distractions, and other than distractions, given that you know you're continuously over the computer or the phone, you're learning things, but you're also facing health issues because a lot of students are getting fatigued and they're getting body pain, etc. So under such circumstances, what can you tell children about not completely skipping learning from traditional methods such as books? Because you know you cannot totally give up books and you cannot totally learn online. So how does one do it? बिल्कुल। सो यहाँ पे एक्चुअली 2 सवाल हैं कि कैसे हम जो बुक्स का ट्रेडिशन है उसको बंद ना होने दें, और ऑनलाइन में भी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सेफली एंड साउंडली हम लोग पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन में अब आप जैसे कि ऑनलाइन कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आप मान लीजिए 5 वीडियोस हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि मैं 2 वीडियो अभी देख लूंगा, फिर मैं अपना करीब 1 मिनट का मैं ब्रेक ले लूंगा। उसमें जाके आप क्या कीजिए, आंखें बहुत लोगों की इससे दुख जाती हैं, सो आप आंखों में एक बार पानी डाल सकते हैं, यू कुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, अपनी बैक को आप थोड़ा सीधा कर सकते हैं, यू कुड डू ऑल दोस थिंग्स। और ज्यादा देर आपको नहीं बैठना है कंप्यूटर पर, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगातार बैठना है। आधे घंटे बैठ गए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 घंटे बोल रहा हूँ, 1 घंटे मैक्सिमम बैठ गए, उसके बाद उठिए, अपनी बैक थोड़ा सीधा कीजिए, उसमें आप नेक की जो थोड़ी एक्सरसाइजेस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं कि आपको नेक की एक्सरसाइज करनी है, आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, चेक फर्स्ट देम आउट, उसके बाद हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन स्किप टू नेक्स्ट थिंग्स, ये आप कर सकते हैं। और देखिए, मैं हमेशा ये एक चीज बोलता हूँ कि जो मजा बुक से पढ़ने में है ना, वो ऑनलाइन नहीं है। तो आप पहले, मैं कहूँगा कि प्रेफर आप कीजिए बुक से पढ़ना। बुक से पढ़कर अगर कोई टॉपिक
नहीं आ रहा है, देन प्रेफर ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, यू कुड डू ईदर 50-50, या ये जो चीज़ मैंने बताई कि बुक से पढ़िए ज़रूर, जहाँ जहाँ भी आपको थोड़ा अटकान लग रहा है या लग रहा है कि इट कुड आई कैन डू दिस टॉपिक बेटर ऑनलाइन, जहाँ भी आपको ऐसा लगे स्विच टू ऑनलाइन। और ऑनलाइन में भी 1 घंटे से ज़्यादा ना आप उसमें 1 घंटे बैठिए, उसके बाद 5-10 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, डू सम बैक एंड नेक एक्सरसाइजेस, देन कंटिन्यू। एक्सरसाइजेस की बात आई थिंक काफ़ी हमारे एक और दर्शक हैं जिन्होंने इसी से जुड़ा हुआ एक्चुअली सवाल पूछा है कि एग्जाम के समय खेलने व योगा के लिए कितना समय उचित होगा, कृपया बताएं। ये सवाल है सिद्धार्थ का नोएडा से। ओके, सो सिद्धार्थ भाई, देखिए खेलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोदी जी भी कहते हैं प्ले टू शाइन, यानी कि खेलना है, आपको खिलना है तो पहले आपको खेलना पड़ेगा। और योगासन के भी अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि जैसे कि आपका माइंड एकाग्र करता है, मांसपेशियों को खेल और योगा खोल लेता है, मन एकाग्र हो जाता है। सो उसके लिए देखिए, अब आप किसी भी चीज़ की अति, मैंने कहा पहले ही हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो उसमें आपको यहाँ पर क्या चीज़ करनी होगी, ये मैं भी करता हूँ कि करीब 1-1 घंटा या 1.5 घंटा आपको दोनों को दे देना पड़ेगा। 1.5 आवर टू बोथ या 1 आवर टू बोथ आपको देना पड़ेगा। उसमें आप सपोज 5 to 6 या 6 to 7 वॉट एवर टाइम इज कंफर्टेबल फॉर यू, आप जाके खेल सकते हैं। मे बी इट बी फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, जो भी। और सुबह सुबह का मैं टाइम बोलूँगा कि योगा के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। सो सुबह में भी 5 to 6, 6 to 7 आप कर सकते हैं। सो दोनों में करीब 12 घंटे का अंतराल भी हो जाएगा, जो बहुत अच्छा रहेगा। और योगा आप सुबह सुबह कर सकते हैं। कुछ आसन, मतलब पहले तो आप धीरे धीरे बेसिक आसन से शुरू कीजिए, क्योंकि उठते ही हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है, अकड़ी हुई होती है। सो बेसिक वार्म अप से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे थोड़े बेसिक से कॉम्प्लेक्स आसन तक जाइए, उसके बाद थोड़ा ध्यान और प्राणायाम भी कीजिए। और दिस कुड बी डन इन 1.5 आवर। और शाम को भी आप खेलने के लिए करीब 1 घंटा दे सकते हैं। So this is the time differentiation between the both of things, yoga and playing according to me, क्योंकि मैं खुद ये शेड्यूल फॉलो करता हूँ। बाकी आपको अगर ऐसा लगता है कि आप योगा थोड़ा कम कर सकते हैं या खेल थोड़ा ज़्यादा सकते हैं, फिर वो आपका रहता है। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे भी नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 आवर आप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप मतलब that's the I feel adequate time for doing these both things, adequate duration. परफेक्ट। सो अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लोगों से। सो मैं 2 सवाल इस बार क्लब करना चाहूंगी। एक सवाल है कि आपने बालमुखी रामायण इतनी छोटी सी उम्र में लिखी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, और मैं अपने बच्चों को पढ़ने के अलावा किसी और कार्य के लिए कैसे प्रेरित करूं, ये पूछा है सतीश कुमार ने गुजरात से। और एक और सवाल मैं क्लब कर रही हूं इस पे, विच इज कोविड से मेरे बच्चों का पढ़ाई को लेकर अट्रैक्शन काफी कम हुआ है, तो अब उसकी पढ़ाई कैसे उसी ट्रैक पर लाई जाए। ओके, सो पढ़ाई को लेकर काफ़ी समय ऐसा हुआ है कि पहले मैं दूसरा सवाल ले लेना चाहता हूँ। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया है स्टूडेंट्स का, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अब जब स्कूल्स रीओपन हो गए हैं, सो मेरा तो यह है कि वापस से जब मेरा पढ़ाई से अट्रैक्शन थोड़ा हट जाता है, तो आप क्या कीजिए, इस समय जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर अट्रैक्शन थोड़ा हट जाए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए आप, क्योंकि लगातार पढ़ाई करेंगे तो आपका फोकस हट ही जाएगा। सो ऐसा करिए। और ऑनलाइन क्लासेस से बहुत स्टूडेंट्स में ऐसा हुआ है कि यार अब पढ़ाई करने का हमको ज़्यादा वो नहीं होता। सो इसलिए अब ये स्कूल्स की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्टूडेंट्स का जो फोकस है उसको लाइए। अब स्कूल्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो आप कुछ एक्टिविटीज़ वापस से जो स्कूल्स रिज्यूम हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ तो वही कर देंगे, क्योंकि जो वापस से टीचर्स को आना, गुड मॉर्निंग मैम, वो बोला, तो उससे वापस से स्टूडेंट्स का एक अट्रैक्शन बन ही जाता है। दोस्तों के साथ सारे नोट्स डिस्कस करना, ऑल दैट, वो काफ़ी हेल्प
हेल्प करेगा। स्कूल्स कुछ एक्टिविटीज वापस से ऑर्गेनाइज करा सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका फिजिकल प्रेजेंस इन्वॉल्व हो स्कूल में, जैसे कि आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई गेम्स करवा सकते हैं तो स्टूडेंट्स और ज़्यादा उसमें इंटरेक्ट हो, क्योंकि हमको पता है ऑनलाइन स्टडीज़ ने सबको कितना ज़्यादा इफेक्ट किया है। सो यहाँ पर ये एक चीज़ हो सकती है। तो इसमें दोनों की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी और स्कूल की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब देखो स्कूल्स ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन हो गए हैं, तो अब तो आपके पास और भी ज़्यादा चांसेस हैं। अब ऑनलाइन में तो जैसे काफ़ी होता था कि कुछ क्लासेस लगातार ही होती थी, तो आपकी नेक दुख जाती थी, आपकी आईज दुख जाती थी। अब यहाँ पर तो आप आराम से क्लास में जब बैठ सकते तो आपको बीच में ब्रेक भी मिलता है, आपका रिसेस होता है, स्पोर्ट्स टाइम होता है, डांस होता है। सो वैसे ही आपको पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा अब अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। तो अगर पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं, ये एक पॉइंट है। और दूसरा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था सतीश सर का, था वो कि अब मुझे कैसे इंस्पिरेशन मिली। सो मुझे इंस्पिरेशन मैंने जैसा कि बताया कि मोदी जी से मिली, मैंने देखा रामायण, इतना ज़्यादा मैं इंस्पायर हुआ और तब जाके मैंने ये पूरी जो रामायण है उसको लिखा। अब जो दूसरा सवाल था कि हाउ डू आई एंगेज चिल्ड्रन इन अदर एक्टिविटीज़, क्योंकि हर कोई चाहता है कि दूसरी एक्टिविटीज़ में भी चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करें। सो पहले तो मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा कि उनको उन एक्टिविटीज़ में लगाएं जिसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब जैसे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पहले मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मैथ्स में, तो मैथ्स में मुझे सीखना था, मेरा वीक भी था और मुझे ये भी था कि हाँ यार आई हैव टू डू मैथ्स। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे उसकी कुछ थोड़ी इंटरेस्टिंग, अबैकस आपने नाम सुना होगा, वो क्लासेस लगा दी अबैकस की, जिससे मैं वो कर सकूँ। तो आपके चाइल्ड का जो भी इंटरेस्ट है, सपोज अगर उन्हें ड्राइंग पसंद है तो आप उन्हें ड्राइंग की क्लासेस लगा दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो चिल्ड्रन दूसरी एक्टिविटी में एंगेज भी रहेंगे और वो क्वालिटी उनकी और भी ज़्यादा अच्छी होगी, जिससे कि इन लॉन्गर रन वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है एंड इट कुड रिजल्ट एज अ कैरियर ऑल्सो फॉर देम इन फ्यूचर। सो ये चीज़ हो सकती है। और अगर उनका इंटरेस्ट सपोज गेम्स खेलने में है, सो उसका भी सॉल्यूशन है कि गेम्स अगर वो खेल रहे हैं सो उनको बोलो कि आप कोडिंग सीखो और उससे खुद की गेम्स बनाओ। सो आप हमारा ये है, उनका जो भी इंटरेस्ट है उसको एक अच्छे वे में डाइवर्ट करना है और जिसमें भी उनको इंटरेस्ट है उसकी ही आप ट्राई कीजिए कि उसकी आप उन्हें क्लासेस लगा दीजिए। उसमें क्या होगा, उनका ध्यान भी उधर उधर भटकेगा नहीं और वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से उन चीज़ों को करना पसंद करेंगे। All right. So another question has come in from Harish from Ghaziabad. So he asks, how can I overcome the fear of unknown questions during exams? ओके, फियर ऑफ द अननोन, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा होता है, अननोन क्वेश्चंस का फियर कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं हमेशा ये, मैंने जो पहले कहा था कि देखिए आप पूरा सिलेबस एक बार पढ़ के जाइए। एग्जाम से मम्मी बोलती है 20 दिन पहले एक बार पूरा सिलेबस आप कर लीजिए, एक बार पूरा, बस एक बार सारे चैप्टर्स की रीडिंग कर लो। उसके बाद ये फियर ऑफ द अननोन रहेगा ही नहीं कि क्या क्वेश्चन, अब तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, हमने तो सब पढ़ा है। सो इसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अब क्योंकि स्कूल आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं देने वाला है, और अगर देने वाला है सो दैट वो अलग चीज़ है, तो आप फिर तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। बट जनरली सब सिलेबस से ही आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे सिलेबस से ही आते हैं। तो एक बार सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं पूरे एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद एक बार को आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स मत पढ़ो, बट उसके बाद इतना पावरफुल हो जाता है अगर आप पूरे चैप्टर्स पढ़ते हैं, आप एक बार को नहीं भी फिर बाकी चीज़ें करेंगे ना, सो दैट वुड बी इनफ फॉर यू टू स्कोर वेरी 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 गुड मार्क्स। तो फियर ऑफ द अननोन मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स को होता है, बट इसको हमें हटा देना है। पहले तो माइंड काम रखना है कि एग्जाम सेंटर में बहुत लोगों को ऐसा होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, नहीं, आपने सब कुछ पढ़ा है और जो भी आएगा आप उसको आसानी से हल कर लेंगे।
That's some great tips from Avi. Now, Avi, एक मेरे पास मतलब 2 सवाल आए हैं जिनको मैं क्लब अगेन कर रही हूँ since we are running short of time. There is a question related to family's disappointment. Okay, so Abhinav asks, how do I deal with my family's disappointment if my results are not good? And another question is from Alka Chaudhary from Aligarh. She asks, प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं कैसे तैयारी करूं, घर से सपोर्ट ना मिलने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है. ओह माय गॉड, पहले तो अलका, यू हैव यूज्ड अ वेरी ग्रेट वर्ड. आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ा वर्ड यूज़ कर लिया. पहले तो मैं तो उस चीज़ का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ यार, क्योंकि इस एज में कैसा स्ट्रेस, मैं उस चीज़ का नाम नहीं लूँगा. क्यों आप इस स्टेट में अपने आप को फील कर रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रही हैं? आपको ये लग रहा है मेरे कम मार्क्स आएंगे, सिर्फ इसलिए आप इतना स्टेट में? देखिए, हम बच्चे हैं, हमें तो इस चीज़ का टेंशन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आगे हमको ये पता है इस परीक्षा में किस चीज़ से सवाल आएंगे. इससे मुझे इन चैप्टर से ही सवाल आने वाले, ये हमको पता होता है परीक्षा में. बट आगे जीवन की परीक्षा में तो और ज़्यादा हमको पता ही नहीं होता है जीवन कब हमारे सामने क्या रख दे. अब हमारे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, फिर जैसे गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो इतने सारे, महात्मा गांधी जी, इतने सारे लोगों के जीवन में इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी उनको, फिर भी उन्होंने जीता ही ना. ये तो एक छोटी सी स्कूल कॉलेज की परीक्षा, क्यों इसमें इतना स्ट्रेस लेना है? अपने आप को पहले तो काम कीजिए और अपने पेरेंट्स और सारे फैमिली मेंबर से बात कीजिए, बिकॉज इस केस में बात करना ही एक ऑप्शन है. और मैं यह कहूँगा कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. आप अपना बेस्ट दीजिए, फिर आपकी समाज क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए. अब कृष्ण क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोत्सो कर्मणि. यानी कि अर्जुन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं. सो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देना मेरे हाथ में. सो आप पहले तो पूरे सिलेबस को आप देखिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, टेंशन में बिल्कुल भी मत आइए, और जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपना कर्म कीजिए, डू योर बेस्ट. और फिर बाकी रिजल्ट क्या आएगा, फैमिली मेंबर्स क्या बोलेंगे, उसकी चिंता छोड़ दीजिए. आई नो इट अफेक्ट्स अ लॉट, बट इसका एक ही सॉल्यूशन है. अगर आप इस स्टेट में खुद को फील कर रही हैं तो बात कीजिए, उनसे बात कीजिए. और अभिनव, मैं आपके क्वेश्चन का यही एक करना चाहूँगा कि फैमिली डिसअपॉइंटमेंट को हैंडल आप कैसे करेंगे, तो पहले उनको जाके समझाइए. अगर हम उनको समझाने का प्रयास ही नहीं करेंगे कि मम्मी पापा या जो भी है, मैंने इस बार अपना बेस्ट किया. पहले तो देखिए, आप अगर ये एग्जाम से पहले बोल रहे हैं, सो एग्जाम्स में आपको अपना बेस्ट देना है यार. डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. बाकी जो भी होगा वो ईश्वर देख लेंगे. डू योर बेस्ट, आप बेस्ट अपना कीजिए, उसके बाद जो भी होगा छोड़ दीजिए. और उन्हें समझाइए कि मम्मी पापा, मैंने अपना बेस्ट दिया, अब अगली बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा. क्योंकि देखिए, आपके पेरेंट्स स्टार्टिंग में थोड़ा चिल्लाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वही है जो आपको समझ सकते हैं, और वही है जो बाकी जितने भी टेंशन है उनको हैंडल करने में आपकी मदद कर सकते हैं. सो पहले तो अपने पेरेंट्स को समझाइए, फिर फैमिली डिसअपॉइंटमेंट, समाज का डिसअपॉइंटमेंट, बाकी सब वो हैंडल कर देंगे. सो इसीलिए ही आप अपने पेरेंट्स से, अपने परिजनों से बात कीजिए, एंड इन दैट केस दिस इज द ओनली ऑप्शन. Okay, we have a question from Samar, who is from Madhya Pradesh. Samar asks, what are the responsibilities of the parents to not distress their child during exams? ओके, सो पेरेंट्स की यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं. तो समर, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि पहले तो आप अपने पेरेंट्स को ये बात सुनाइए. मैं आपसे ये कहूँगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं. पहले तो आप देखिए, बच्चे पर उम्मीदें रखिए. उम्मीदें रखना कोई बुरी बात नहीं है, सबकी उम्मीदें होती हैं.
प्रेशर मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी पेरेंट्स को भी ये नहीं पता चल पाता कि उम्मीद लगाए लगाए वो कब बच्चे पर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। सो प्रेशर आप ट्राई कीजिए, उम्मीदें रखिए, उससे कहे बेटा तू बहुत अच्छा करता, हम चाहते तू डॉक्टर बन, बट स्ट्रेस मत ले, तू जो अच्छे से कर और बाकी उसके बाद देखा जाएगा। सो पहली तो ये है कि उन पर उम्मीदें रखिए, स्ट्रेस मत बनाइए और उनका पूरा सहयोग कीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम्स में अगर जैसे कोई भी एग्जाम्स में बोर्ड्स में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप ही खुश नहीं होते, आपके साथ वो पूरी परिवार की विजय होती है। सो इसीलिए ही अगर आपके बेटे या बेटी के अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका ही सर ज़्यादा ऊंचा होगा, तो उसके लिए आपको पूरा सहयोग भी देना पड़ेगा। जैसे कि मेरी माता, जब मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करता हूँ, वो मेरे का पूरा ख्याल रखती है, मतलब मुझे कब टाइम पर सपोज दूध देना है या जितनी भी चीज़ें होती है, वो मेरी बहुत ज़्यादा, जितनी मुझे हेल्प नीडेड होती है उससे बहुत ज़्यादा ही हेल्प वो तो देती है। सो आप बताइए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि आप मुझे ऐसे हेल्प कीजिए। तो आप जब अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और पेरेंट्स ऑटोमेटिकली जैसे भी आप जिस भी वे में आप अपने चाइल्ड की हेल्प कर सकते हैं आप कीजिए। सपोज उन्हें कोई क्वेश्चन सपोज नहीं आता है, हेल्प देम, या आप या तो इंटरनेट से उन्हें बताइए। ये बहुत समय होता है उनकी नींद का, उनके खाने का, उनकी पढ़ाई के शेड्यूल का भी खाली उन्हें ही ध्यान नहीं रखना, आपको भी थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब विजय होती है तो सबकी होती है, तो जिम्मेदारी भी इसलिए सबकी ही होनी चाहिए। उनको कभी डाउट आता है तो उसको सॉल्व कीजिए, बिकॉज गीता में कहा गया है कि अज्ञेश्वर श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ना ही लोकोस्त ना परोहु ना सुखम संशयात्मनः। यानी कि गीता में भगवान चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं कि जब भी आपके मन में कोई डाउट होता है अपने सब्जेक्ट मैटर को लेकर, सो आप संशय आत्मा का विनाशी होता है और उसे नहीं इस लोक में नहीं परलोक में सुख मिलता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब आप डाउट रखेंगे तो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर नॉर्मल भाषा में मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, संस्कृत के आई नो थोड़े श्लोकास यूज कर रहा हूं, बट एक ही चीज मैं हमेशा यह मानता हूं कि जितनी भी चीज़ें आजकल हो रही हैं, ये इसका जवाब बहुत पहले ही हमारे शास्त्रों में दे दिया गया था। सो पेरेंट्स की जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई यह है, और जिस भी वे में पेरेंट्स आप हेल्प कर सकते हैं आप कीजिए, बिकॉज आगे जाकर आपकी हेल्प मैं कहूँगा बिल्कुल भी विफल नहीं जाने वाली। योर चाइल्ड विल श्योरली आपका नाम रोशन ज़रूर करेंगे। So those are again some very great tips for the parents. Now we have exactly last 5 minutes left, and I would quickly want to incorporate just one more question which you could quickly answer, since you mentioned about food. Like, you know, parents need to take care of a child's schedule and food and everything. So what kind of diet, okay, that can be incorporated in a child's food to improve concentration? ओके, तो कंसंट्रेशन के लिए इसकी टिप एक्चुअली मेरी मदर से आपको लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी डाइट का ख्याल तो वही रखती है, बट फिर भी उनके बिहाफ पे मैं ही आपको बता देता हूँ। पहले तो चाइल्ड के आपको डाइट में ये रखना पड़ेगा कि पूरी सात्विक डाइट रखिए, क्योंकि अगर कोई भी आप जंक फूड वगैरह इस समय लेंगे ना, दैट वुड नॉट बी सो गुड। सो पूरा सात्विक रखिए, दाल चावल सब्जी रोटी। पहले तो खाने में सब टाइप के होने चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एवरीथिंग, सब कुछ रहना चाहिए, विटामिन और मिनरल सब कुछ रहना चाहिए, जिससे कि उनका पूरा सर्वांगीण विकास के लिए। फिर दूध, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये 3 चीज जरूरी रखिए। दूध से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। ड्राई फ्रूट्स आप खाइए, जैसे कि यू कैन हैव आलमंड, वॉलनट्स, उनसे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। बादाम से कहते हैं बुद्धि बढ़ती है, और वॉलनट का तो शेप ही माइंड का होता है, सो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फ्रूट्स रखिए, उनसे विटामिन और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा आपके अच्छे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप डाइट में ले सकते हैं। Those actually are some great diet tips. In fact, some of the things even I love, and I love to have dry fruits, so I'm sure parents will take note of it. With that, I would want to
conclude this session. Avi, it was great having you here with NCPCR at Pariksha Parv. I, on behalf of NIJ as well, would like to thank you for joining us and sharing with us some great tips, and I'm sure this Pariksha Parv will become even more interesting for the people who watched us today. थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और आखिर में मैं देखिए एक ही बात कहना चाहूँगा, दैट इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक इट। यानी कि अब्दुल कलाम जी कहते हैं अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह आपको जलना भी पड़ेगा। मैं फाइनल नोट पे यही देना चाहूँगा, एग्जाम्स पे बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम आप काम एंड कंपोज रहिए, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से, मैंने आपको टाइम जो स्टार्टिंग में डिवीजन बताया था उस हिसाब से रिवाइज कीजिए, टेक अ गुड डाइट, टेक अ गुड स्लीप, खेलिए कूदिए, और एग्जाम्स को सबसे बड़ी बात मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, एक उत्सव की तरह मनाइए। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स isn't done. So एग्जाम में आपको अगर लग रहा है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये नेल्सन मंडेला सर कोट करते हैं। सो जितना भी आपको आता है यू कैन डू एवरीथिंग, सो बिकम अ वॉरियर not a warrior. Final message, you know, from this book, become a warrior not a warrior. एग्जाम्स के लिए पूरा बैकपैक कर लीजिए और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। सो बस अब धावा बोल दीजिए भगवान का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर, एंड यू विल गेट सक्सेस। Thank you, Avi, for joining us. Thank you, one and all, for joining us. See you in the next session of Pariksha Parv.